ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ। जब मिले मेरे पापा को तो उनको कहा कि मैं एक लड़का देख आया हूँ और मैंने संदीपना की शादी जो है वहीं करवानी है, मेरे नाना जी। नाना जी ने इनके अंदर पता नहीं क्या चीज़ ऐसी देखी, वो एक ही बात पर अड़ गए कि मुझे यही इसी लड़के से शादी करवानी है। एक बात उन्होंने और कही थी इनके फादर को जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो कहते अगर आप यहाँ शादी नहीं करोगे तो पछताओगे, ये इतना अच्छा लड़का है। वो उन्होंने मेरे हक में बोला था। शादी में मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पहले भी 2 बहुएं हैं, ये सबसे छोटे हैं, तो मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचो जब ये वाली बात किसी एक बात पंजाबी कह के लिए, हाँ किसी बात के लिए आ जाए तो मेरे फादर तो फूले नहीं समा रहे थे। और 2 बारी मेरे लावा फेरे करवाए, एक बार हिमाचल में करवाए, एक बार पंजाब में करवाए। एक्चुअली मेरे फादर जो थे ना जी, वो इसको बहुत प्यार करने लग गए, मतलब एंगेजमेंट के बाद ही। तो शादी भी इसीलिए जल्दी की, कहते मैंने उसको जल्दी कर लेके आना, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मेरी बेटी है। हमारी शादी हुई भी ऐसे ही है, पहले वहाँ हुई उधर के हिसाब से, फिर यहाँ आके इधर के हिसाब से। वाओ। ये एक बात ये है कि उस समय भी लोगों की सोच में बदलाव ला सकते थे। खाने पीने की भी हमारे घर तो 2 टाइम खाना खाते थे, सुबह खाया शाम को खाया, ये हमारे था ही नहीं। पंजाब में आए तो हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सारा, तो मुझे लगता है ये दिन में भी खाएंगे ये लोग, हमारे घर में सच में ही नहीं था। हस्बैंड वाइफ में विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर विश्वास टूटा नहीं तो डाइवोर्स पे पहुंचे नहीं। ਨਮਸਕਾਰ, ਉਡੀਕ 24 ਵੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਤਲ ਠਾਕੁਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ DAV ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੰਦੀਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। नमस्कार मैम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, 2 ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ, ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? मैं तो जब मैं PhD कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरे नाना जी हिमाचल में विलेज एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड के सेक्रेटरी थे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड के। तो उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी। अच्छा। वो उनके PRO भी थे। तो वो उनके साथ ना DAV कॉलेज फंक्शन रखा था, DAV कॉलेज वालों ने, कोई शायद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो वो उनके साथ वहाँ पर गए। तो वहाँ पर स्टेज डॉक्टर साहब कर रहे थे। तो जब फंक्शन से वो वापस आए तो उन्होंने मेरे फादर को, तब फ़ोन नहीं होते थे, तो उन्होंने जब मिले मेरे पापा को
तो उनको कहा कि मैं एक लड़का देख आया हूँ और मैंने संदीपना की शादी जो है वहीं करवानी है, मेरे नाना जी। तो मेरे फादर थोड़े सोच में थे, क्योंकि उस समय एक आतंकवाद वाला ऐसा पंजाब में माहौल था 90s के टाइम के आसपास। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी या तो उत्तराखंड में ही देनी है या हिमाचल में ही, हम पंजाब का सोच भी नहीं सकते, वहाँ लड़कियों को जला देते हैं। बट नाना जी ने इनके अंदर पता नहीं क्या चीज़ ऐसी देखी, वो एक ही बात पर अड़ गए कि मुझे यही इसी लड़के से शादी करवानी है, और प्रोफेसर है। अभी चलो सैलरी उतनी नहीं है, तब उस समय बहुत कम होती थी सैलरी, तो अभी तो वो पढ़ रही है कि तब तक लड़का भी अच्छी अर्निंग पे आ जाएगा। बस यहाँ से शुरुआत हुई। एक बात उन्होंने और कही थी इनके फादर को, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो कहते अगर आप यहाँ शादी नहीं करोगे तो पछताओगे, ये इतना अच्छा लड़का। वो उन्होंने मेरे हक में बोला था। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब को देखा। फिर पापा जब मिलने के लिए गए तो मेरे मदर फादर दोनों ही टीचर थे। मेरे पापा मैथ्स के टीचर थे और मम्मा जो है इंग्लिश की टीचर थी। तो वो इनको मिलने के लिए गए तो उनको ठीक लगा। उन्होंने कहा कि अभी तो लड़की छोटी है तो उसको पहले पढ़ने दो। पहले तो सब लोग कह देते हैं हाँ पढ़ लिया, सिर्फ हमने एंगेजमेंट करनी है, फिर बच्चा पढ़ता रहे, जब वो कर लेगी अपना कंप्लीट। मेरा आखिरी चला हुआ था उस समय पीएचडी का साल, तो हम जो है फिर उसके बाद शादी करेंगे। पर जैसे ही एंगेजमेंट हुई और कुछ महीने बीते तो 6 इतने महीने के बीच लड़के वाले जैसे होते हैं, नहीं शादी करनी है। अब मेरे पापा कहते मैंने कहा था ना पहले कि पंजाबी है। थोड़ा सा एक डर था उनके मन में कि क्योंकि बड़ों के सामने वो जवाब दे नहीं सके कि मैं ना करूं, कि मैं पिताजी को मना भी नहीं कर सका। पर अब जब हो ही गया है तो फिर डर बीच में था। पर इसी दौरान बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है जब आप लोगों से मिलते हो, परिवार वालों से मिले, मेरे मदर इन लॉ से और परिवार के बाकी लोगों से, तो पापा का थोड़ा डर खत्म हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 साल एंगेजमेंट का रहा, तो फिर उसके बाद फिर शादी का हुआ। शादी में मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पहले भी 2 बहुएं हैं, ये सबसे छोटे हैं, तो मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचो जब ये वाली बात किसी बाप पंजाबी के लिए किसी बाप के लिए आ जाए तो मेरे फादर तो फूले नहीं समा रहे थे। तो उनका मतलब एक ऐसे लगा कि मैं गलत था उस समय। ये पिताजी जो उनके मतलब मेरे नाना जी थे कि उन्होंने ठीक कहा था कि अच्छी फैमिली है। तो जब हमारी शादी हुई तो दहेज में कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेकर के आई थी जितने थे, और बस फिर शादी हो गई। वही फिर 2 अलग अलग जगह की थी, पंजाब के सारे रीति रिवाज अलग, हमारे बिल्कुल अलग थे। तो उसमें भी मेरे फादर इन लॉ ने जो हमारे कस्टम्स थे वहाँ पर हमारे किए, और जो पंजाब के थे, और 2 बारी मेरे लावा फेरे करवाए, एक बार हिमाचल में करवाए, एक बार पंजाब में करवाए। एक्चुअली मेरे फादर जो थे ना जी, वो इसको बहुत प्यार करने लग गए, मतलब एंगेजमेंट के बाद ही। तो शादी भी इसीलिए जल्दी की, कहते मैंने उसको जल्दी कर लेके आना, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो मेरी बेटी है। तो वो बेटी ही कहते थे। इस बीच उन्होंने 2 एक विजिट वहाँ कर दी, मतलब मेरे ससुराल में, इनके मायके में। तो उन्होंने बातों बातों में उन्होंने ये समझ लिया कि रिवाज बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट रिवाज है, मतलब जैसे वही 2 स्टेट्स वाली बात होगी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं उधर के रिवाज भी निभाऊंगा, इधर के रिवाज भी निभाऊंगा। उधर की शादी उधर के हिसाब से होगी और इधर की शादी इधर के हिसाब से होगी, और इसलिए हमारी शादी हुई भी ऐसे ही है। पहले वहां हुई उधर के हिसाब से, फिर यहाँ आके इधर के हिसाब से। वाह, ये एक बात ही है कि उस समय भी लोगों की सोच में बदलाव ला सकते थे। मतलब कस्टम एंड एक्साइज ऑफिसर थे, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। पहले कट्टर थे ही, पहली जैसे पंजाब की फैमिलीज होती थी, बट उन्होंने सभी को कहा कि नहीं, जब उनके रिवाज हमारे जैसे नहीं होते तो हमने बिल्कुल नहीं करनी। कोई हमारी मिलनी नहीं हुई जो हमारी यहाँ होती है अक्सर, कंबल देनी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे, ना किसी के लिए लेना दे। हाँ, पिताजी ने ये ज़रूर कहा था कि मेरी मदर हैं अभी तो बड़ी हैं, उनका आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपकी जो इच्छा है आप वो देना। तो उस समय तो 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे जी। तो पिताजी ने कहा उनका करना, बाकी घर में मेरे जितने भी रिलेटिव्स है, चाहे नान का परिवार है, कोई भी है, तो शर्मा जी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पापा ने किसी को कुछ नहीं दिया,
आप मतलब ये एक, और ये मेरे साथ नहीं किया, मेरी जो दो बड़ी भाभियां हैं, जेठानियां हैं, उनसे भी फादर इन लॉ ने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे को पढ़ाया। मतलब आफ्टर मैरिज जब शादी हो गई तो मेरा पीएचडी के बाद में जैसे शिमला चली गई डॉक्टर साहब के साथ, तो वहाँ पर ऐसे फतूर पैदा हुआ कि पढ़ाई का है, घर में बैठ गई है, क्योंकि जॉब तो एक ही मिलनी थी, क्योंकि हमारा सेम सब्जेक्ट था जी। तो कॉलेज में डॉक्टर साहब थे और जॉब थी नहीं हिंदी की, तो फिर इनका सब्जेक्ट भी हिंदी था। तो फिर उसके लिए स्कूल में जॉब थी, तो फिर इनको बीएड करने की जरूरत थी। तो फादर इन लॉ ने बोला बेटा तू पढ़, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने बीएड किया, एमएड किया पीएचडी के बाद और मैंने एमफिल की। अच्छा। क्योंकि पढ़ती रही तो ये जो है ना परिवार का सहयोग, ये मुझे हमेशा मिलता रहा। और शायद हम गलत एक धारणा बना देते हैं किसी भी जगह के लिए और किसी भी आदमी के लिए, जब तक कि हम उसके साथ अपनी बात एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, तो मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला। मुझे मतलब खाने पीने की भी, हमारे घर तो 2 टाइम खाना खाते थे, सुबह खाया शाम को खाया। ये हमारे था ही नहीं, पंजाब में आए तो हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सारा। तो मुझे लगता है यार दिन में भी खाएंगे ये लोग। हमारे घर में सच में ही नहीं था। अब तो चेंज हो गया ना, मैं आपको 32-33 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो पापा होते थे सुबह, उन्होंने भी जॉब पे चले जाना, तो सुबह खाया, फिर शाम को जब खाया। तो जब शादी हुई तो हमें होता था 3 टाइम का खाना। तो एक नई चीज़ थी। मुझे होता था जब ब्रेकफास्ट इतना हैवी, परांठा भी खा लिया सब, अब ये दिन में फिर खाएंगे। तो होता था, मम्मी कहते थे मुझे कि बेटा ये बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मुझे आलस भी आता था कि अब दिन में बनाना पड़ेगा इस तरह से। पर उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे मदर इन लॉ बहुत काफी थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो भाषा का भी था और रीति रिवाजों का भी था। भाषा का ऐसा था कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, पर रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं इनके साथ फिर हिंदी हमें शुरू हो गया और घर वालों के साथ पंजाबी में बात करता था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ आ ਜਾਂਦੀ ਸੀ शुरू जो ना? पंजाबी इसीलिए क्योंकि ये घर में सभी पंजाबी में बात करते थे। मैं वही एक इंसिडेंट सुनाने लगा था इसी बात को लेके। इनको ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि जैसे घर में बैठे हुए ना, तो मेरी मदर ने जाके बोला इनका नाम लेके, संदीप ना जा बुआ बंद कर दे। अब ये सोचे बुआ तो कौन होगी जिसको मैं बंद करने जाना है, किस बुआ को बंद करना है। अब इनको बुआ ना पता चले, इन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, मैं फिर इशारे से गया। कहते बुआ कौन, क्या कह रहे मम्मी जी? मैं क्या बुआ दरवाजे को बोलते बंद कर दे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच में है। एक बार जैसे सारे बातचीत कर रहे थे तो मेरे फादर इन लॉ चाहते थे कि अगर आप पंजाब में आए ना बेटा पंजाबी बोला करो। तो पिताजी को आदत थी, जैसे हमारे दीपावली और दशहरा, तो दिल्ली वाले भाई साहब, हम सब पूरी फैमिली इकट्ठे होते थे। तो सब इकट्ठे बैठे हुए थे। तो अगले दिन पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा जब सब बैठे हो ना तो आप भी पंजाबी में बात किया करो। तो मैंने इन लोगों से सबसे ये सुना था, जब ये किसी आओ ऐसे करते थे ना, तो मैंने तुरंत बोल दिया आहो। ऐसे करके सभी एकदम मेरे बोलते, बड़ों को नहीं बोलते ऐसे आहो, क्योंकि कहाँ पर किस टाइम कैसे बोलना है। उसके बाद बोल तो रहने दे तू हिंदी बोल। तो मेरे साथ सभी हिंदी में बात करते थे। मेरी मदर इन लॉ लाहौर के थे, तो उनकी थोड़ी लाहौरी पंजाबी थी। वो पंजाबी हिंदी बोलते थे, पंजाबी हिंदी बोलते थे, आधी पंजाबी। तो वो मेरे साथ पंजाबी में ही बात करते थे। बोलते चाहे कुछ भी है, मैं तो तेरे से पंजाबी में ही बात करूंगी। तो पंजाबी समझ आ जाती है ऐसे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਭਟੂਰੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਗ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਦ ਮੱਖਣ, ये सब खाना पंजाब का देखा, किस तरह का महसूस होया? वो मैंने बताया ना आपको, मुझे ये घबराहट होती थी कि इन्होंने सुबह खाया इतना परोठा। और मेरे मदर ने लो ना खूब बड़ा परोठा, बोलते थे तुझे नहीं आता परोठा बनाना, वो बनाते थे खूब तवे के जितना बड़ा। और बच्चों को अपने सारे डाइनिंग टेबल बैठती थी, इतना सारा मक्खन खाते थे। तो मुझे था जब दोपहर ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लिया है तो लंच तो अब नहीं होता, लंच जरूरत नहीं है, रात में ही खाएंगे। हमारे घर तो लंच का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, शाम को डिनर होता था। और सब लंच जैसे हमारे आपके नहीं था, मैं वैसे पूछ रही हूँ, भूख नहीं लगती थी दोपहर को किसी को? वो ना एक सबका फीचर ही वैसा बना हुआ है। आप हिमाचल में जाओगे ना, वहाँ सुबह फिर लोगों ने खेतों में चले जाना या खेती बाड़ी या जॉब में करते, जॉब मेरे पेरेंट्स जाते थे सुबह स्कूल, फिर उन्होंने 9 बजे स्कूल के लिए निकल के तो 5 बजे उन्होंने वापस आना। 5 बजे ना हिमाचल में होती है दोपहरी, उसको दोपहरी बोलते हैं। आपने चाय वहाँ लस्सी या कुछ ऐसे चलता था, तो उसके साथ
ये नमकीन भुजिया नहीं होता था, किसी ने रोटी खा ली थोड़ी सी, अगर कुछ ले लिया, या छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे बना देते थे। हम हिमाचल में ना बाड़ी सिड्डू ऐसी चीज़ें बनती है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसी कोई छोटी सी दे दी, जस्ट अपन तो कुछ नहीं लेते थे, चाय पी खत्म, कुछ नहीं खाना। और मैं मेरे ससुराल में ना सब लगते थे खाते पीते घर के, क्योंकि सभी पंजाबी थे तो खाते और हम पीते। मेरे घर में सब पतले पतले। तो वो मैं कई बार सोचती थी अरे ये दिन में फिर खाएंगे, तो मुझे घबराहट होती थी कि फिर मम्मी ने बोला नहीं हमारे यहाँ 3 वक्त का खाना होता है। हाँ, विद 3 का स्नैक्स। भी नहीं होता है, 4 वक्त, 4 विद स्नैक्स। विद स्नैक्स। वैसे एक चैलेंज और भी है ये कि इतनी आसान नहीं लग रही बात जितनी हम सुना रहे हैं। फादर मेरे मदर फादर ने तो एक्सेप्ट कर लिया इनको, उन्होंने भी कर लिया, मतलब हमारा आपसी रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना ये ऊपर से लिख के ही आता, जो भी फिक्स होके आता है। पर हमारे जो रिश्ते थे वो नहीं जीने दे रहे थे। अच्छा। तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो अड़ जाते थे कि हमने पंजाबी रिवाज करने हैं, जैसे गोद भराई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जनेऊ का होता है एक, और जनेऊ संस्कार में जैसे बच्चा आगे हो गया तो उसके जनेऊ संस्कार में हो जाता है, या और भी कई तरह के ऐसे रिवाज हैं जो मतलब बिल्कुल डिफरेंट, और वहाँ है ही नहीं है। मतलब हिमाचल में या उत्तराखंड में वो चीजें है ही नहीं है। अब हमें यहाँ करनी है। तो मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि शादी की सक्सेस जब डाइवोर्स के कारण होते हैं ना, उसके अंदर बीच में ये आती है, ईगोज आ जाती हैं या रीति रिवाज आ जाते हैं, माँ बाप नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़ा रोल अगर शादी में सक्सेसफुल शादी अगर है तो उसमें मेरे हिसाब से ना माँ बाप का इतना बड़ा रोल होता है, ना लड़की के ना लड़के के। सबसे बड़ा रोल होता है अगर शादी को सक्सेस बनाना है तो लड़के के हाथ में। अच्छा। लड़की के हाथ में भी नहीं है, लड़के के हाथ में सबसे पहला है। उसको एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है, करनी पड़ती है। एक्चुअल में क्या है कि 3 चीजें बड़ी जरूरी है। नंबर 1, अगर आप ऐसे जैसे हमारी शादी हुई है तो दोनों परिवारों की संस्कृति और रीति रिवाजों को दोनों को समझना पड़ेगा। इनको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा, और मेरे घर वालों को फिर समझाना पड़ेगा। मुझे अपने घर वालों को इनके रिवाजों को, संस्कृति को समझाना पड़ेगा, और इनके घर वालों को मुझे समझाना पड़ेगा। यानी दोनों जगह ही मेरा रोल हो गया, ज्यादा रोल मेरा हो गया, थोड़ा रोल इनका भी हो गया। तो हमने क्या करना कि जैसे अब वो मान लो जनेऊ की बात आ गई है, संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है, तो यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर तो एक छोटी शादी होती है पंजाब में, और वहां पे तो 1 रुपया नहीं खर्च करते, और ना ही वहां होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने उनको बता दिया कि ऐसा है कि ये छोटी शादी होती है। तो मुझे ये डर था कि उन्होंने फिर कहना ये तो वही वाली बात आ गई, अब दूसरे तरीके से मांगने लगे हैं, और इधर ये कहते हैं हमने जरूर करना यज्ञोपवीत संस्कार। तो हमने क्या किया कि थोड़ी सी ऐसी एडजस्टमेंट की जो अब मतलब पूरी का रास्ता निकाला कोई, ऐसी एडजस्टमेंट की कि उनकी तरफ से लगा कि ये संस्कार उन्होंने किए हैं, इन हमारे वालों के लगा उन्होंने किए हैं, और उनको लगा कि इन्होंने किए हैं, और वो गोलमोल कर दिया। तो ये हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। मींस अंडरस्टैंडिंग मस्ट हैव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। किसी को पता नहीं है, आज तक नहीं पता किसी को कि ये कैसे आज पता लग गया, पर आज लग गया, कैमरे में पता लग गया। अब वो है नहीं ना, अब तो ना मदर फादर इसके है ना मेरे हैं। हाँ, जो अभी हैं उनको लग जाएगा, उनको पता लग जाएगा। तो ये एक चीज, ये चीज। दूसरी बात ये है कि विश्वास, हस्बैंड वाइफ में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास टूटा नहीं तो डाइवोर्स पे पहुंचे नहीं। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था ड्यूरिंग, क्योंकि मैं प्रिंसिपल था, तो मेरे पास स्टाफ बहुत आगे बैठते थे, तो बाई चांस मुझे एक ऐसी लेडी की ज़रूरत पड़ती थी जो बड़ी इंटेलिजेंट थी, और थोड़ा सा क्योंकि वहाँ ग्रुपिज्म था उस कॉलेज में, तो मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा मेरी बातों को सीक्रेट रख लेगी। तो मैं क्योंकि जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता था, उसके बाद जब मैं कोई डिक्टेशन देता हूँ तो वो जो टाइप होता है तो उस समय वो सब आउट हो जाता था। तो मैंने एक बंदा भी अपना देख लिया, प्रोफेसर, जो घर में जाके उसको टाइप कर लेता था, तो उस लेडी से मैं वो टाइप करा लेता था। तो नेचुरली जैसे होता है वो नाम जोड़ दिया मेरा उस लेडी के साथ। जैसे ही लेडी के साथ नाम जोड़ा तो थोड़ी अफवाह जैसी फैली। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना लकी हूँ इस मामले में, और ये विश्वास की बात है। इन्होंने हैंडल की वो सिचुएशन, इन्होंने घर बुला लिया उस लड़की को और उसके भाई को भी, और वो लताड़ा बोले जब मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सामने मैं क्या वो उसको अपनी बेटी करके बात करते, तो आपको क्या, और भगाया इन्होंने फिर उसको। मतलब मैं एक बात जनरल बात कर रहा हूँ कि विश्वास इतना जरूर होना चाहिए, आपस में इतना विश्वास होना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो ये है कि माँ बाप
चाहे इनके हैं चाहे किसी के भी हों, जब आपकी शादी होती है ना, तुरंत ये बात समझ लेनी चाहिए कि बड़ों से बहस नहीं करनी। अगर ये मन में बिठा लेना आपके, चाहे उनके चाहे अपने हैं, बड़ों से बहस नहीं करनी, और बड़े तरीके से फिर उनको मनाना है। मनाना कैसे है, जैसे हम ना कई बार थाली से जाते हैं तो 5-6 सब्जियां बनाते हैं, 5 सब्जियां आपके मन उनके पसंद की बना लो, 1 सब्जी अपने पसंद की बना लो, तो वो छठी भी खा ही लेंगे। हाँ। तो 5 बातें उनकी मान के छठी उनको अपनी समझा दो किसी तरीके से। तो हमने ये पॉलिसी दोनों ने अपनाई। और बाई चांस मैंने बताया ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त हुई आपस में कि हमने बड़े अच्छे से टैकल किया, और यहाँ तक हो गया कि मदर फादर ने ये डिक्लेयर ही कर दिया कि मैंने रहना तो इन बच्चों दोनों के पास ही रहना है, मैंने साथ ही किसी के साथ, वो सारी उम्र हमारे साथ ही रहे। मतलब उन्होंने बेटी बनाया तो बेटी ही बना लिया। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो बुनियाद है ना किसी भी घर के किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए, वो बुनियाद में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी, कि किसी भी छोटे बच्चे को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े को सम्मान दो, छोटे को प्यार दो। अगर ये दोनों चीज़ें आप अपनी फैमिली में कर लेते हैं तो आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा ये कि जो सहनशीलता है ना, वो दोनों को रखनी पड़ती है। मतलब ऐसे होता है कि मान लो इन्होंने कुछ बोल दिया, तो मुझे इनकी एक आदत तो बहुत ही अच्छी लगती है कि अव्वल तो ये गुस्से होते ही नहीं, कभी भी नहीं गुस्से होते ये, और शायद यही हमारी ज़िंदगी का राज है। पर अगर बाई चांस मैं बोल है, क्योंकि मैं पुरुष हूँ तो थोड़ा सा कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं वैसे भी डांटता हूँ, मतलब डांटना पड़ता था स्टाफ को, है ना। तो इन्होंने चुप हो जाना, और जब मौका आना तो इन्होंने मुझे फिर आराम से ठंडे में अगले दिन मुझे वो बात समझा देनी। तो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, अपनी बात को ही नहीं लादना। आप अगर गलती है तो आप उसको मानो, दूसरे की गलती को सुधारो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथली चले। ये सबसे बड़ा राज है जो हम अपनी ईगो आगे ले आते हैं, और ईगो में आगे कहते हैं नहीं मैं ही ठीक हूँ, तू गलत है, बस वहाँ से वो सारे झगड़े जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला ना कि लड़के का रोल होता है। आजकल क्या होता है ना कि लड़का लड़की बहू और बेटा जो है ना, अगर कोई काम करना है, उन्होंने कोई डिसीज़न लेना है, तो वो माँ बाप के साथ नहीं डिस्कस करते। वो अगर उन्होंने कहीं जाना है या कोई डिसीजन लेना, तो वो अपना डिसीजन सुनाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। वो पूछते नहीं है कि हम ये करें या ना करें। फेलियर यहाँ पर सबसे बड़ा ये है। परिवार जो टूटते हैं यहाँ पर, तो माँ बाप थोड़ा ना उनसे दूरी बना देते कि भाई, या झगड़े हो जाते हैं कि इन्होंने हमारे से पूछा ही नहीं। हम लोगों ने कोई भी छोटी चीज़ करनी हो तो जैसे फिर तो फ़ोन आ गए थे, तो डॉक्टर साहब ने पहले पेरेंट्स से परमिशन ज़रूर लेनी। शायद जब जब हमारे ऊपर दुख की घड़ियाँ आई, तो वो जो माँ बाप की ब्लेसिंग्स थी ना, वो हमेशा हमारे साथ रही। क्योंकि तब माँ बाप भी खुल के साथ देते हैं। जो बच्चे अपनी थोप देते हैं, हम ये वो बोलते नहीं है कि हम पिक्चर जा रहे हैं, वो बोले हम पिक्चर जा रहे हैं, वो पूछेंगे नहीं कि हम जाएं कि ना जाएं। बस ये सबसे बड़ी बात है। और हर माँ बाप चाहता है ये कि उनका बच्चा जो है उनको इम्पोर्टेंस दे, चाहे हम जितने मर्जी एडवांस बन जाए, पर पेरेंट्स अपने आप को माँ बाप ही रखना चाहते हैं, दोस्त नहीं बनाना चाहते। हुंदे भी माँ बाप ही ने। हाँ, तो फिर इसीलिए ये भी एक सबसे बड़ा कारण है आजकल जो परिवार टूट रहे हैं। एक आपने क्वेश्चन किया था कि क्या लव मैरिज सक्सेसफुल है। वही वाली बात कि लव मैरिज में भी अगर विश्वास है, छोटी छोटी गलतियों को उजागर ना करें, और जितने अगर झगड़ा कोई होता है उसको रात को सुलझा दें, तो वो भी शादी चल सकती है। पर वही वाली बात है कि आज का जो बच्चा है ना, उनमें सहनशीलता नहीं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। एक जो सबसे बड़ी बात है, आज का जो युग है ना, या युवक है, युवक युवती जो भी है, ये इनके डाइवोर्स होने के जो कारण सबसे बड़ा है वो है पैसा कमाना। मतलब दोनों को ये होता है कि भी पैसा कमाना है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात कि आज का युग ऐसा है कि बिना पेट का भूख मिटाए गुजारा नहीं होता, जॉब मुश्किल से मिलती हैं, ये सब बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो जो पैसा कमाने वाली बात आ जाती है ना, उसमें क्या होता है कि
वो लोग सिर्फ पैसे को ही अहमियत दे देते हैं और परिवार को या साथी को पीछे छोड़ देते हैं। और वो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पैसा है ना, वो पैसे के पीछे भागने से पंजाब में विशेष रूप से आप देखें कि शादी इसलिए लोग कर रहे हैं, मतलब मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, सैकड़ों एग्जांपल देख लिए अपनी इस लाइफ के दौरान पंजाब में जब से आया हूँ, कि शादी इसलिए कर रहे हैं कि हमें बाहर जाना है पैसे के लिए, और वहां जाके वो शादी टूट रही है। ठीक है ना। तो एक तो यहाँ तक था कि मेरे को यहाँ एक बंदा ऐसा भी लड़का मिला जो होटल में था, बाई चांस मैं कुछ लेने गया, मैंने उनकी बातें ही सुनता रहा, मैं जानबूझ के बैठा रहा, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेता रहा, 2 कप चाय के भी पी लिए मैंने जानबूझ के। वो सिर्फ ये एडजस्टमेंट कर रहे थे भी आप इतना पैसा लगा लो और ये ले लो, इसके साथ शादी कर लो और वहां जाके उसके बाद वो शादी खत्म हो जाएगी। यानी यही डिसाइड था कि वो शादी वहां जाके खत्म हो जाएगी। तो ये जो डाइवोर्स वाला चक्कर जो चला हुआ है, ये सिर्फ इसीलिए चला है कि हर बच्चा जो है ना वो पैसे, इवन पेरेंट्स भी ये ना पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल सेट कर बताऊंगा कि इन्होंने भी बहुत गरीबी देखी, गरीबी इन द सेंस भाई जो चीज़ मैं अब सुना रहा हूँ वैसा भी इन्होंने देखा। शायद इसीलिए हमारा मेल हुआ, क्योंकि हम दोनों की स्थितियाँ एक जैसी थी। हमारे फादर जब हम 5वीं 6वीं में थे, मैं 5वीं में था, बड़े 8वीं थे, दोनों ब्रदर 7वीं 8वीं, ऐसे फ़र्क था थोड़ा सा हमारा। तो जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते थे तो उन्होंने क्या करना कि सारी किताबें ले आओ, सारी कापियाँ ले आओ, सारे रजिस्टर ले आओ, फाड़ो इनको, अखबारें ले आओ, जितनी अखबारें उन्होंने लगाई होती थी। वो एक लिट्टी सी बनाते थे पता नहीं मैदे की, उसमें नीला थोथा डालते थे, फिर बोलते थे लिफाफे बनाओ। फिर वो लिफाफों के 100 के बंडल मतलब बांध के फिर हमें कहते थे जाके मार्केट में बेच के आओ। तो वो हम जब बेचने जाते थे तो सारी रात कमर दर्द होनी, सारा कुछ सारी रात बैठ के 2-2 ढाई बजे तक बनाना। फिर वो एक बंडल जाके कितना का बिकता था, 10 पैसे का। तो हमें बड़ा फील होता है इतनी मेहनत है। तो फादर कहते थे कि मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूँ कि देखो कितनी मेहनत तुम्हारी लग के, और पैसे कितने इकट्ठे किए। बाद में पता चलता था 16 रुपए 20 पैसे इकट्ठे हुए सारी जल्दी के। तो उन्होंने पहले ये स्टार्ट किया, पर यहीं नहीं रुके फादर, क्योंकि वो खुद ईमानदार थे, कस्टमर एंड सेंटर साइज में थे, लाखों पैसा आपने खुद देखा, लोग आते थे ब्रीफ केस में, नोटों की गड्डियाँ होती थी, पर फादर कहते थे कि मैंने नहीं, वो ऐसे माथे से लगाते थे, कहते ले जाओ मैं आपका काम वैसे ही कर दूंगा। तो उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया, इसीलिए उन्होंने कभी गाड़ी नहीं बना पाए, मतलब वो बिना घर के ही रहे, है ना। नहीं तो कोठियाँ खड़ी कर सकते थे जिस जॉब पे थे वो। तो उन्होंने हमें क्या किया कि इवनिंग कॉलेज में पढ़ाया तीनों बच्चों को, और इवनिंग कॉलेज में पढ़ा के बोल दिया कि जाओ नौकरी करो, कुछ भी जाके पैसा कमाओ, जहाँ भी जाके पैसा कमाना कमाओ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, हमने रिक्शा भी चलाई है। रिक्शा मीन्स वो जो रेड़ा होता है उसमें सामान ढोया हुआ है, तीनों भाइयों की बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ा सा हमें पैसा थोड़ा सा कमा लिया तो कहते अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करो और बढ़ाओ पैसे को। तो हमने 3 व्हीलर नहीं होता ऑटो, जो पीछे टेम्पू सा होता है, ऑटो पीछे, उसमें सामान रख के हमने बेचना शुरू किया। वो भी खत्म हो गया। फिर इस तरह से मतलब धीरे धीरे मेहनत काफी की। और उसके बाद जब शादी हो गई तो मेरी जब पहली जॉब लगी तो उसमें पैसे बहुत कम थे, मतलब तब 1750 रुपये मिलते थे जब 87 में मेरी जॉब लगी थी। तो उसके बाद भी जब मेरे फर्स्ट बेटे ने जब होना था जब, तो मुझे ये था कि भाई मैंने घर से पैसे नहीं लेने। तो मैंने बिना बताए किसी को भी नहीं घर में बताया, सिवाय इसके छोड़ के। इसको भी थोड़ी देर बाद ही बताया। जब बेटा हो गया तो मैंने पहले तो चाय की एक दुकान खोली, चाय बेची। फिर उसके बाद फट्टे रख के, ईंटें रख के, फट्टे रख के, फिर मैंने और एक दोस्त था मेरा, उन्होंने दोनों ने हमने पराठे बेचने शुरू किए। फिर उसके बाद वहाँ से पैसा कमाया। साथ ही ये 2 महीने 3 महीने, क्योंकि हमारी वहाँ 2.5 महीने बंद होता था, सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती थी। फिर तीसरे महीने में हमने एक दुकान ले ली किराए पे, और उसमें हमने फिर वो पकौड़े शकौड़े, नूडल वाडल सब बनानी शुरू कर दी, क्योंकि कुकिंग की मेरी वैसे भी हॉबी है मेरी कुकिंग। तो हमने ऐसे पैसा काफ़ी कमा लिया और सारा बिल पे किया, हॉस्पिटल का ये किया वो किया। तो फादर को पता जब चला तो वो ऐसे पता चला कि उस दुकान पे बाई चांस मेरे चाचा जी का लड़का आ गया, और वो कहता है भैया आप ये क्या। तो उसने घर जाके बता दिया, चाचा जी घर आके बोले आपका बच्चा तो ये काम कर रहा है वहाँ बैठ के। तो मेरे को लगा भी आज तो डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं रात को 11-11 बजे आता था दुकान बंद करके, क्योंकि सारा काम भी करना था। तो उन्होंने फादर ने बड़ा गले लगाया और मेरे को बड़ा प्यार किया कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे मेहनत से वो काम करें। तो आज के बच्चे ये चीज़ें नहीं सीख रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम अपने बच्चों को इतना सुख, इतनी सुविधा,
तो ये मेरे को ये ले दो, चल ये दिया, ये मेरे को ये ले दो, ये ले दिया। मतलब हर चीज हम उसकी इच्छा पूरी करते जा रहे हैं। और टिल मोमेंट मतलब 9वीं 10वीं 11वीं तक भी हम उनकी हर इच्छा को पूरी करते चले जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि अल्टीमेटली वो माँ बाप को पूछना बंद कर देते। वो ये बात कह रही थी, माँ बाप को पूछना बंद कर देते हैं। जैसे ही उनके माँ बाप को पूछना बंद करते हैं, उनको गाइडेंस मिलती नहीं है, वो अपने मर्जी करनी शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो लाइफ खराब हो जाती है और अल्टीमेटली वो डाइवोर्स। क्योंकि पता क्या है, शादी मैंने बताया ना, वो 3-4 चीजें बेसिक बड़ी जरूरी हैं। अगर वो क्वालिटी आपको क्या पता इनके नाना जी को क्या मुझ में दिखाई दिया होगा, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ये जरूर मुझे याद वर्डिंग है कि वो पछताते हैं। तो ये बात है, इसके मदर अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है, तो अभी तक वो ये मदर यहाँ आके बोलते थे कि मतलब उनके पिताजी कहते, पिताजी ये बोलते थे सच में ही हमें हीरा मिला। तो मेरे मदर बोलते थे कि सच में ही, मेरे फादर और मदर मेरे मदर दोनों बोलते थे कि सच में हमें ऐसी बहू मिली है कि सारी दुनिया को ऐसी बहू मिले। तो ये मतलब ये चीजें जो है ना, ये विश्वास, संस्कृति, रीति रिवाज, जब तक हम इन चीजों को समझते नहीं है तो वो परिवार आगे चलते नहीं है। और आजकल ये चीजें गायब हो गई हैं। बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD24 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ।